नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अमन गोयल और आज हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन की। कोविड-19 वैश्विक महामारी से दुनिया भर में अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत भी रूस को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस संक्रमण में तीसरे स्थान पर आ गया है। हमारे देश में करीब 28,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 12 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में कोशिशें जारी हैं कि कोविड-19 की कोई वैक्सीन इजाद हो जाए जिसे स्वस्थ लोगों को लगाया जा सके और संक्रमण पर काबू पाया जा सके। दुर्भाग्य से कोविड-19 का अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन है। आजकल दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन को इजाद करने की होड़ लगी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 126 संस्थाएं कोविड-19 वैक्सीन के कार्य में जुटी हुई हैं, जिनमें से सिर्फ 26 संस्थाओं को ही ह्यूमन ट्रायल की स्टेज तक पहुंचाया गया है। यह समय हर नए वैक्सीन के जोखिम और फायदों को सही से आकलन करने का भी है। इतिहास में देखें तो वैक्सीन के दुष्प्रभाव कई सालों के बाद उभरते हैं और कई वैक्सीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या वांछित परिणाम नहीं दे पाती। मेरा मानना है कि वैक्सीन लगवाने का विकल्प हर व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए, ना कि उसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। कोविड-19 की इस लड़ाई में जल्दबाजी नहीं, बेहद सावधानी से काम लेने की जरूरत है। वैक्सीन महत्वपूर्ण है। यह मेडिकल साइंस की कामयाबियों में से एक है। 1979 में वैक्सीन की मदद से चेचक या चिकन पॉक्स पर कामयाबी मिली और पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों को काबू में किया जा सका। परंतु ऐसी बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हैं जिनकी अभी तक भी कोई सफल और सुरक्षित वैक्सीन नहीं है, जैसे कि HIV, मलेरिया, प्लेग और ट्यूबरकुलोसिस। वैक्सीन का मानव जिंदगी के लिए सुरक्षित होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बीमारी के लिए विकसित की गई वैक्सीन उस बीमारी के लिए तो सुरक्षा दे सकती है, परंतु शरीर के बाकी हिस्सों पर उसका क्या प्रभाव होगा, यह बार बार के रिपीटेड ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ही पता चल सकता है। इसलिए वैक्सीन निर्माण में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1976 में स्पेनिश फ्लू के दोबारा फैलने के डर से अमेरिका ने नेशनल इन्फ्लुएंजा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की और पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की योजना तैयार करी। तो क्या हुआ? कुछ ही समय में यह रिपोर्ट्स आने लगे कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाए गए उनमें से हर 10,000 में से एक व्यक्ति को नर्वस सिस्टम से जुड़े गंभीर रोग पैदा होने लगे, जिस कारण इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। उसके बाद से ही अमेरिका में हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस को स्टैटिस्टिकली और बायोलॉजिकली समझा जाता है और नए सिरे से असरदार और सुरक्षित वैक्सीन बनाई जाती है और जिसकी निगरानी WHO करता है। अभी कुछ साल पहले 2009 में नॉर्वे में उन लोगों में गंभीर बीमारियां देखने में आई जिनको H1N1 महामारी के लिए वैक्सीन दी गई थी। जी हाँ, H1N1 आप सभी जानते हैं, स्वाइन फ्लू। H1N1 वैक्सीन को लेने से 30 साल से कम के लोगों में नार्कोलेप्सी बीमारी के लक्षण देखने में आए। इसमें बहुत नींद आने लगती है और दिमाग सुस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, 2017 में डेंगू के लिए दी गई वैक्सीन ने कुछ लोगों में डेंगू संक्रमण को कम करने की बजाय बढ़ा दिया। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये स्वीकार करती हैं कि वैक्सीन के प्रभाव और सुरक्षा में जटिलताएं हो सकती हैं और यह अहम है कि वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को वैक्सीन से संबंधित जटिलताओं या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में शिक्षित किया जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बचाव इलाज से बेहतर है। पिछले 4 महीनों में हम कोविड-19 से बचाव के अलग अलग तरीकों को समझ चुके हैं और उन्हें अपना भी रहे हैं, जिसपे मुंह पर मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज रखना बहुत अहम है। फिर भी संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। 70% मृत्यु उन लोगों की हो रही है जिनको कभी ना कभी कोई गंभीर बीमारी रही है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम रही है। यहाँ इम्यूनिटी पर बहुत चर्चा हो रही है और इम्यूनिटी को चुस्त व तंदुरुस्त बनाने के लिए
अलग अलग उपाय गवर्नमेंट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर बताए जा रहे हैं। कोरोना काल में आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी आते हैं, इन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करी है। होम्योपैथी से लोगों ने आर्सेनिकम एल्बम को एक प्रिवेंटिव के तौर पर इस्तेमाल किया, वहीं आयुर्वेदा में काढ़ा लिया गया। हमारी संस्था क्योर फाउंडेशन ने पिछले 2 महीनों में हजारों लोगों को खास तौर से बनाए गए होम्योपैथिक इम्यूनो बूस्टर दवाइयाँ वितरित की। इन दवाइयों के परिणाम अभूतपूर्व रहे हैं। इन दवाइयों ने लोगों की इम्यूनिटी पर कार्य किया है और बीमारियों के लक्षणों को जल्द से जल्द निजात दिलाने में सहायता की है। होम्योपैथी की अनेक विशेषताओं में से एक है कि यह सुरक्षित है। इतिहास में यूरोपियन देशों में होम्योपैथी ने अनेक महामारियों में सफल परिणाम दिए हैं, जिनमें से स्पेनिश फ्लू एक है। जहां होम्योपैथिक इलाज के दौरान स्पेनिश फ्लू से हर 100 में से सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं एलोपैथिक इलाज में 100 में से 30 लोगों की मृत्यु हुई। हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया में भी होम्योपैथी बहुत सफल रही है। होम्योपैथी कैसे कार्य करती है, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, परंतु यह सत्य है कि जब तक होम्योपैथी को संकट के समय में प्रयोग में लिया गया, तब होम्योपैथी ने कभी भी निराश नहीं किया। मॉनसून में कोरोना के साथ साथ हमको आज डेंगू और चिकनगुनिया से भी बचाव करना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस धरती पर मनुष्य ने अनेक झटके झेले हैं और हमको सफलता भी प्राप्त हुई है, और यही वजह है कि हमारा इतना लंबा इतिहास है। धन्यवाद।